एग्रीगेशन ऑफ माइसीलियम। आज इसके अंतर्गत जो कवक प्रजातियां हैं वो कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो वो देखेंगे कि किस तरह से कवक प्रजातियां विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो विभिन्न प्रकार की कवक प्रजातियों में विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक कवक सूत्र समग्र रूप से मिलकर सघन या फिर शिथिलता पूर्वक व्यवस्थित होकर कुछ समुच्चय का निर्माण करते हैं और इस तरह की कुछ विशेष प्रकार की कायिक या जनन संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ये जो विशिष्ट संरचनाएं हैं ये 3 प्रकार की लगभग हमको कवक प्रजातियों में दिखाई देती है। एक होता है स्क्लेरोशियम, दूसरा है माइसीलियल स्ट्रेंड और तीसरा है राइजोमॉर्फ। सबसे पहले स्क्लेरोशियम को देखेंगे। तो स्क्लेरोशियम ये एक विशेष प्रकार की संरचना है जो पादप रोगकारी सदस्यों में मुख्यतया पाई जाती है। जो कि पादप को रोग फैलाने वाली प्रजातियां हैं फंजाई की, उनके अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है। ये एक कठोर दीर्घवृत्ताकार सींग के समान मुड़ी हुई गोलाकार या केंद्रीय और डोर्मेंट रहने वाली दृढ़ संरचना होती है जो कि स्यूडो पैरेन्काइमा के द्वारा निर्मित होती है और इसके अंदर पेरिनेशन भी हमको दिखाई देता है। इसका निर्माण मोटी भित्ति वाले कवक सूत्रों की सघन संहतियों से होता है। स्क्लेरोशियम के बाहरी तरफ जो कवक सूत्र होते हैं वो अधिक मोटी भित्ति वाले होते हैं और गहरे रंग के होते हैं और ये सघन आवरण को निरूपित करते हैं। मतलब किसके? स्क्लेरोशियम के सघन आवरण को निरूपित करते हैं जिसको हम कहते हैं रिंड, और यह अनेक स्तरों का बना हुआ होता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में स्क्लेरोशियम की रक्षा करता है। स्क्लेरोशियम की संरचना को यदि हम देखेंगे, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जो ए चित्र है इसमें आपको स्क्लेरोशियम की संरचना दिखाई दे रही है कि ये दीर्घवृत्ताकार या लंबी लंबी सी काफ़ी सारे माइसीलियम एकत्रित होकर और इस संरचना का निर्माण कर रहे हैं। और सी जो चित्र है इसके अंदर आप देखेंगे इसकी जो ये अनुप्रस्थ काट का चित्र है, तो इसके अंदर 2 भाग स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं। एक जो बाहरी भाग है उसको हम कहते हैं रिंड, जो कि 2 से 3 आवृत्ति का बना होता है। कोर्टेक्स और मेडुला मुख्य रूप से 2 भागों का बना हुआ है। जो बाह्य मोटी भित्ति वाले कवक सूत्रों के द्वारा निर्मित है बाहरी भाग, ये इसके अंदर कवक सूत्र सघन रूप से गुथे हुए होते हैं और इन कवक सूत्र की भित्तियों में अत्यधिक मात्रा में क्यूटीन होता है जिसकी वजह से ये हमको रंगीन दिखाई देते हैं। ये कई बार हमको पीले, भूरे, बैंगनी, काले आदि रंगों में भी दिखाई पड़ते हैं। यह भाग एक से अधिक पंक्तियों का बना होता है और ये सुरक्षात्मक भाग होता है। दूसरा भाग जो होता है जो कि बीच में पाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं मेडुला, ये भीतरी भाग होता है। इसके अंदर कवक सूत्र आपस में गूथे हुए हैं और लूजली मतलब शिथिल रूप से अरेंज होते हैं। इस प्रकार के विशेष ऊतक विन्यास को हम कहते हैं प्रोजनकाइमा। इसको हम दीर्घ ऊतक भी कहते हैं। इस भाग की कवक सूत्र में शुगर, फैट्स और संचित भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। स्क्लेरोशियम के निर्माण में कवक प्रजातियों के जीवन चक्र में किसी निश्चित अवस्था में के कवक सूत्रों की सघन संहतियां आपस में गूंथ कर एक ऊतक के समान संरचना को निरूपित करती है। इस संरचना को हम कहते हैं प्लेक्टन काइमा। और ये प्लेक्टन काइमा जो है ये 2 प्रकार का हमको दिखाई देता है। पहला होता है प्रोजन काइमा। कवक ऊतक में कवक सूत्र समानांतर क्रम में शिथिलता पूर्वक व्यवस्थित होते हैं और आपस में गूथे हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्लेरोशियम चित्र जो है 1.4 का ए, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये समानांतर क्रम में इस तरह से व्यवस्थित हैं। उसके बाद दूसरा जो है स्यूडो पैरेन्काइमा, यहाँ पर ये चित्र डी जो है ये स्यूडो पैरेन्काइमा को प्रदर्शित करता है। ये कवक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कवक सूत्र सघन रूप से आपस में एक दूसरे से गूथे हुए होते हैं। आपस में इस प्रकार से गूथे जाते हैं कि ये एक दूसरे से अलग अलग पहचान ही नहीं सकते कि एक 2 अलग अलग कवक सूत्र हैं।
तो इस तरह के जो कवक सूत्र जो स्यूडो पैरेन्काइमा की तरह संरचना बनाते हैं, ये जो संरचना है हमको जो उच्च वर्गीय पादपों में जो पैरेन्काइमा दिखाई होता है उसके समान दिखाई देती है, किंतु ये कोशिकाएं पास पास में व्यवस्थित होती हैं और इनकी कोशिकाएं वो पास पास तो व्यवस्थित होती है लेकिन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। जैसे कि हायर प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा से एक कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर ये हमको पैरेन्काइमा की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसको आभासी पैरेन्काइमा कहते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। और तीसरे तरह की जो संरचना हमको दिखाई देती है वो होता है स्ट्रोमा। इन टिश्यू के कॉम्पैक्ट होने के कारण ये तीसरी तरह की संरचना और दिखाई देती है। तो कवक जाल के एकत्रित होने से जो निर्मित कठोर और अवरोधी आभासी मृत्यु ऊतक के समान संरचना होती है और जिसमें फ्रूटिंग बॉडी निर्मित होती है। स्क्लेरोशियम जो है वो प्रायः एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्यों में और कुछ यूबैसिडियोमाइसिटीज़ के कुछ सदस्यों में पाई जाती है और कुछ रोगजनक कवक प्रजातियों में भी पाई जाती है, जैसी क्लेविसेप्स, परपुरिया, राइजोक्टिनिया, सोलेनाई आदि कवक प्रजातियों में इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरा तरह का जो कवक सूत्र के एग्रीगेशन का जो दूसरा रूप है वह है माइसीलियल स्ट्रेंड कवक जाल रज्जुक। इसके अंदर कवक सूत्र की समानांतर संहतियों द्वारा निर्मित अविभेदित संरचना होती है। ये कवक वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में प्रायः पाई जाती हैं। कुछ कवक प्रजाति जैसे कि सर्पुला लेकिमेंस में माइसीलियल स्ट्रेंड अनेक मीटर लंबा पाया जाता है, लेकिन ये जो संरचनाएं हैं दोनों दिशाओं से पदार्थ का संवहन करने की क्षमता रखती हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ संरचनाओं के अंदर जो कोशिका गुहा पाई जाती है वो आपस में मिलकर लेटेक्स वेसल के समान नलिकाकार तंत्र बनाती है। कुछ रज्जुक पतले और ध्रुवतक तंतुओं के फाइबर के समान मतलब थिन स्क्लेरेन्काइमा फाइबर के समान स्थूलित हो जाते हैं और इनकी अंदर की जो गुहा है वो समाप्त हो जाती है। तीसरी तरह के जो कवक सूत्र होते हैं तो एग्रीगेशन जो है वो यहाँ पर कवक सूत्र के अत्यधिक जीवद्रव्य परिधि की सेल में ऑक्सलेट की बहुलता पाई जाती है। तो इस तरह से ये 3 तरह के माइसीलियल स्ट्रेंड्स हमको दिखाई देते हैं यहाँ पर कवक सूत्रों में। अब तीसरा प्रकार जो है वो है राइजोमार्फ जो कुछ कवक सदस्यों में कवक तंतुओं के सामुच्य से मतलब एग्रीगेशन से आपस में गूंथ जाने के कारण गहरे भूरे रंग की जड़ के समान संरचनाएं निर्मित होती हैं। जैसा कि आप पहला जो चित्र है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ ये इस तरह से जड़ के समान चित्र ई और डी और ई इसके अंदर जो संरचनाएं जड़ के समान दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह की संरचनाओं का निर्माण होता है। इनको जड़ के समान संरचना होती है इसलिए हम इनको कहते हैं राइजोमार्फ या तंतु जटा। इनके निर्माण में प्रायः जड़ों को संक्रमित करने वाली या फिर जो काष्ठ विगलनकारी कवक प्रजातियों में होती है, मतलब जो जड़ों को संक्रमित करने वाली प्रजातियां हैं जो हायर प्लांट्स की जड़ों को संक्रमित करती हैं या फिर काष्ठ विगलनकारी कवक प्रजातियों में पाई जाती है और इनके अंदर सुविकसित शीर्षस्थ विभाज्योतक भी पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के कवकों में 2 प्रकार की कवक तंतु जटाएं पाई जाती हैं। एक होती है अविभेदित प्रकार की और दूसरी होती है सुविभेदित प्रकार की। अविभेदित प्रकार की जो तंतु जटा है इनके अंदर शीर्षस्थ विभाज्योतक स्पष्ट नहीं होता है और इनमें शीर्षस्थ विभाज्योतक अन्य ऊतक से सुस्पष्ट और सुविकसित प्रकार के, परंतु जो सुविभेदित प्रकार की तंतु जटाएं होती हैं उनके अंदर विभाज्योतक शीर्षस्थ विभाज्योतक सुविकसित प्रकार का सुस्पष्ट दिखाई देता है। अब जो विभेदित प्रकार की तंतु जटा का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसके अंदर समव्यासी कोशिकाओं का बना हुआ होता है और उनमें एक म्यूसिलेजिनस इनफोल्ड्स पाए जाते हैं और कवक सूत्र की शीथ के द्वारा ढका रहता है।
वृद्धि बिंदु के पीछे दीर्घीकरण क्षेत्र पाया जाता है। राइजोमॉर्फ में तंतुजटा का मध्य भाग खोखला और ठोस होता है। मध्य भाग जो है वो ठोस होता है, जिसको हम कहते हैं मेड्यूला। इस मेड्यूला के चारों ओर दीर्घित कोशिकाओं का एक क्षेत्र होता है और ये कोशिकाएं संवहन में सहायक होती है। इनकी परिधीय सीमा पर विशेष आकृति की छोटी छोटी स्थूल भित्ति वाली गहरे रंग की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक कवक जाल से बनी होती हैं। तंतुजटा जमीन में काफ़ी दूर तक फैल जाने के कारण काफ़ी दूर तक फैल जाती है। इनके अंदर ये एक स्पेशल प्रकार का गुण पाया जाता है कि ज़मीन में काफ़ी दूर तक मतलब काफ़ी गहराई तक फैल जाती है और सामान्य कवक सूत्रों की तुलना में संक्रमण अधिकता से करती हैं। इसके साथ ही प्रतिरोधी एवं कठोर होने के कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकती हैं और इनके अंदर चिरकालिता का गुण भी पाया जाता है। तंतुजटा वनों में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की जड़ों में परजीवी के रूप में भी फैली हुई होती है और इस प्रकार की जैसे कि कुछ कवक प्रजातियां जैसे आर्मिलेरिया मेलिया में सुस्पष्ट और सुविकसित तंतुजटा पाई जाती है। तो ये तंतुजटा की जो संरचना है ये संवहन का कार्य करने में मदद करती है। अब आते हैं हम कुछ स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, हाइफी स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं। मतलब जो कवक सूत्र हैं उनमें कुछ स्पेशल रूप से परिवर्तित हमको संरचनाएं दिखाई देती हैं। वो परिवर्तित संरचनाएं हैं स्पेशल परिवर्तित सोमैटिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि विशिष्ट कायिक संरचनाएं जैसे कि राइजोइड पाया जाता है। पहला राइजोइड्स है। तो ये धागे के समान सूत्रवत जड़ के समान संरचनाएं होती हैं। जड़ के समान होती है इसीलिए इनको हम राइजोइड्स नाम देते हैं। और कवक सूत्र में ये जो संरचनाएं ये अत्यधिक शाखित होती हैं और थैलस के आधारीय भाग में गुच्छे के रूप में उत्पन्न होती है। ये कवक जाल रूपी ये कोशिकाएं जो होती हैं बहुकोशिकीय थैलस जैसे कि म्यूकर और पेनिसिलियम में पाई जाती है। लेकिन कुछ एक कोशिकीय कवक होते हैं जो काइट्रिड्स में भी इस तरह की संरचनाएं मिलती हैं। मूलाभासी संरचनाओं की सहायता से कवक थैलस परपोषी की सतह से चिपक जाते हैं और उसके बाद उस परपोषी पर संक्रमण प्रारंभ करते हैं। ये चित्र ये में देखिए आप ही कि म्यूकर है, इसके अंदर कुछ नीचे की तरफ हमको मूलाभास राइजोइड्स के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरह की जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं एप्रिसोरियम या आसंगांग। अनेक प्रकार की कवक जातियों में संक्रमण के समय एक विशेष प्रकार की संलग्न संरचना का निर्माण होता है। ये थैलस को परपोषी से संलग्न होने में या चिपकने में सहायता करती है। इस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं। इसके अंदर जो चित्र बी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से वेसिकल के समान, ऐसी पुटिका के समान, थैली के समान आकृति का निर्माण होता है जो कि परपोषी पादप को ये माइसिलियम इस तरह से बाहर से माइसिलियम निकल के वेसिकल का निर्माण करता है और परपोषी पादप में ये आसानी से इंटर हो जाता है। तो परपोषी पादप में आसानी से इसको चिपकने में या इंटर होने में मदद करता है। इस तरह की संरचना हमको ईरिसाइफी, पक्सिनिया इन आदि में दिखाई देती है। तीसरे तरह की जो संरचना है वो है हॉस्टूरिया। ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं जैसे कि अल्बुगो है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कुछ जो कि पूरी तरह से परपोषी पर निर्भर होते हैं। तो जैसे ओमाइसिटीज, इरिसाइफेल्स, यूरिडिनेल्स, इस तरह के समूह के जो सदस्य हैं उनमें ये इस तरह की विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन संरचनाओं में हाइफी से एक विशेष प्रकार की अतिवृद्धि होती है और ये अतिवृद्धि जो कि परपोषी के शरीर में प्रविष्ट होकर उसकी जीवित अवस्था में कवक के लिए पोषण प्राप्त करती है। मतलब एक विशिष्ट प्रकार की अतिवृद्धि होती है और ये अतिवृद्धि कुछ ऐसी कैप के समान संरचना में बदल जाती है, परपोषी की सेल में जाकर और आगे से फूली हुई हो जाती है, कैप के समान संरचना हो जाती है, इसलिए हम इसको हॉस्टूरिया कहते हैं।
और ये इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं ये परपोषी कोशिका की कोशिका भित्ति को भेद कर अंदर की तरफ उसमें प्रवेश कर जाती है और इन चूषकांकों के द्वारा इस तरह के एंजाइम का सीक्रेशन होता है जो कि परपोषी की कोशिकाओं के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करते हैं। मतलब परपोषी की कोशिकाओं में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका अपघटन कर देते हैं और अपघटन के द्वारा ये सरल और घुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं या सरल और घुलनशील पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जिससे कि ये हॉस्टूरिया आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और कवक और परपोषी के बीच लंबे समय तक ये भौतिक संबंध स्थापित होता है। ये जो चूषकांक की संरचना है इसमें 3 भाग होते हैं। एक स्टेम जो आधारी लंबी नलिकाकार संरचना होती है, एक कॉलर जो परपोषी की कोशिकाओं से घिरी होती है और तीसरी जो बॉडी जो कि स्तंभ के ऊपरी सिरे से लगी हुई होती है जो गोलाकार संरचना है। हॉस्टूरिया की आकृति अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की भी दिखाई दे सकती है। इन हॉस्टूरिया में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है। चौथे तरह की जो संरचना जो परपोषी पादप से जो परपोषी से अवशोषण करने के लिए बनी हुई होती है वो है हाइपरट्रेप्स, जिनको कवक सूत्र पाश कहा जाता है। ये परभक्षी कवक प्रजातियां होती हैं जैसे कि डेक्टाइलेरिया कैंडिडा, ऑर्थोबैट्रिस रोबस्टा, ये इत्यादि पोषण हेतु नीमेटोड्स कृमियों का भक्षण करती हैं और इनके कवक सूत्र विभिन्न प्रकार के रूपांतरण निरूपित करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जो चित्र ए है ये निमेटोड से इस तरह से एक माइसीलियम इंटर होता है और इनका भक्षण अंदर इस तरह से पेनिट्रेट करके और भक्षण करती, कुछ नेट लाइक ट्रेप बना लेते हैं, कुछ ट्रेप्स लूप लाइक ट्रेट्स बना लेते हैं। तो रूपांतरित संरचनाओं को हम कहते हैं स्नेयर, कवक सूत्र हाइपर ट्रेप्स कहते हैं इस तरह की रूपांतरित संरचनाओं को। और ये कवक सूत्र संरचना चिपकने वाले तंतु या बल्ब के रूप में होती है और कवक जाल में इनके पार्श्व में डेक्टाइलेला जैसे कि इनके पार्श्व में कवक जाल निर्मित होता है या फिर कवक जाल की पार्श्व शाखाएं अनेक लूप्स या जाली का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से ये लूप 3 कोशिकाओं से बना हुआ होता है और ये निमेटोड कृमि को जकड़ लेता है इस प्रकार से। धन्यवाद।